Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic Decision Theory. This is the very next topic. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने असाइनमेंट के रिलेशन में डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स या फिर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज़ द डिसीजन थ्योरी. तो हम डिसीजन थ्योरी में सबसे पहले टॉपिक स्टडी करेंगे अबाउट द डिसीजन एनालिसिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन एनालिसिस? It is an analytical and systematic approach of comparing decision alternatives in terms of expected outcomes. Making our decision requires an evaluation of feasible and viable alternatives, the projection of consequences associated with different alternatives, and a measure of effectiveness, या जिसे हम ऑब्जेक्टिव का भी नाम देते हैं, to identify the best alternative to be used. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के रेफरेंस में हमें डिसीजन को फॉलो करना होता है. क्यों फॉलो करना होता है? क्योंकि हमारे पास लॉट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं. अगर ये ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते, यानी कि अगर दी हुई प्रॉब्लम के रेफरेंस में केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होता, तो हमें डिसीजन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती. क्योंकि हर प्रॉब्लम के रेफरेंस में ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं और चैलेंज होता है हमारे सामने कि हमें उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन को सेलेक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. इसी वजह से हमें डिसीजन को फोकस करना होता है, डिसीजन एनालिसिस को हमें डिस्कस स्टडी करना होता है. तो डिसीजन एनालिसिस क्या है? ये एक प्रॉपर एनालिटिकल और सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जिसमें हम ऑल्टरनेटिव्स को उनके एक्सपेक्टेड आउटकम्स के टर्म्स में कंपेयर करते हैं और उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हुए अपने प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं. तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिसीजन एनालिसिस का नाम देते हैं. अगर हमें कोई भी डिसीजन फाइनलाइज करना हो तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के फिजिबल और वायबल ऑल्टरनेटिव्स को इन्यूमरेट करना होगा. इसके साथ साथ जो भी इन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के साथ में एसोसिएटेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको प्रोजेक्ट करना होगा और फिर हमें एक मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस या फिर ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना होगा जिसके बेसिस पर हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को यूज कर सकें, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को फाइंड आउट करके अपने प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें. तो हम इस पर्टिकुलर अप्रोच को डिसीजन एनालिसिस का नाम देते हैं. Now we will discuss that what are the different steps involved in decision making process. यानी कि अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फोकस किया जाता है तो हमें इसके लिए या इसके रिगार्डिंग किन किन पर्टिकुलर स्टेप्स को फोकस करना होता है. तो यहाँ मैंने प्रॉपर एक प्रोसेस को डिफाइन किया है जो इसको आपको बताएगी कि कौन कौन से स्टेप्स हमें डिफाइन करने होते हैं इसके रिगार्डिंग. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट इज आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम. सबसे पहले तो आपको दी हुई प्रॉब्लम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होगा और डिफाइन करना होगा. ये वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी जिसके रिगार्डिंग आप सॉल्यूशन को सर्च कर रहे हो. यू हैव टू डिफाइन दिस प्रॉब्लम इन अ बेटर वे. प्रॉब्लम को डिफाइन करना दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है कि भाई जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम ही क्या है, व्हाट इज़ दैट प्रॉब्लम, उसको डिफाइन करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि एक डॉक्टर होता है ना, जब आपको कोई भी दिक्कत होती है, वेन एवर यू आर फेसिंग एनी ऑफ द डिसीज इन योर बॉडी देन यू आर मूविंग टू द डॉक्टर्स और फिर आप डॉक्टर को बताते हो कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं. तो वो जो आप समस्याएं उन्हें बताते हो वो एक्चुअल में बीमारी नहीं है जिसे आप डिफाइन कर रहे हो, बल्कि उसके सिम्टम्स हैं जो आप डिफाइन कर रहे हो. कि सिर में दर्द है, बदन में दर्द है, बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा है. तो इस तरह से आप क्या बता रहे हो उन्हें आप सिम्टम्स बता रहे हो. उन सिम्टम्स के बेसिस पर प्रॉपर टेस्टिंग करते हुए डॉक्टर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि आपको कौन सी डिसीज है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वो उस पर्टिकुलर डिसीज के अकॉर्डिंग किया जाएगा जो या जिसके सिम्टम्स आपके बॉडी में हैं. तो यहाँ जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे तो आपको सिम्टम्स और प्रॉब्लम को के डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह समझना होगा. तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स विच यू आर फेसिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन.
तो इसी वजह से इस स्टेप को बहुत प्रॉपर वे में फोकस किया जाता है और प्रॉब्लम को प्रॉपर वे में डिफाइन किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार प्रॉब्लम डिफाइन हो जाती है, देन यू आर मूविंग टू द सेकंड स्टेप एंड दिस इज लिस्ट ऑल पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स। जितनी भी पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स अवेलेबल हैं या जो भी पॉसिबल स्टेट ऑफ नेचर आपके पास अवेलेबल है उनकी लिस्ट आपको तैयार करनी है। ये वो पर्टिकुलर डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के डिसीजन वेरिएबल्स को कंसीडर करते हैं। दी हुई प्रॉब्लम के रेफरेंस में दो टाइप के डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, एक तो जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में होते हैं और दूसरे जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में नहीं है उन्हें हम कहेंगे स्टेट ऑफ नेचर। जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी इन्फ्लेशन को फेस करेगी, रिसेशन को फेस करेगी या स्टेबल रहेगी। ये तीन अलग अलग स्टेट ऑफ नेचर हो गए। इनको प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं किया जाता डिसीजन मेकर के द्वारा। तो आपके प्रॉब्लम के रेफरेंस में जो भी पॉसिबल स्टेट ऑफ नेचर हैं, जो भी फ्यूचर इवेंट्स हैं, इनको आप लिस्ट आउट करोगे अगले स्टेप में। क्लियर? देन यू विल मूव टुवर्ड्स द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है? आइडेंटिफाई ऑल द कोर्सेज ऑफ एक्शंस। यानी कि ये वो पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव्स हैं जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में होते हैं और इसके बेसिस पर प्रॉपर सॉल्यूशन प्रॉब्लम का फाइंड आउट किया जा सकता है। तो जो भी प्रॉपर कोर्सेज ऑफ एक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उनको आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करोगे और इनकी एक लिस्ट आप प्रॉपर्ली तैयार करके अपने सामने एज अ ऑप्शन क्रिएट कर लोगे। नेक्स्ट यू विल मूव टू द स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 4 इज एक्सप्रेस द पे ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम ईच पेयर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ नेचर। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेप में आपको पे ऑफ को डिफाइन करना है। आपने स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करा है, आपने कोर्सेज ऑफ एक्शन को डिफाइन करा है। हर स्टेट ऑफ नेचर और हर कोर्स ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग एक प्रॉपर पे ऑफ डिफाइन किया जाएगा, एक पे ऑफ कंसीडर किया जाएगा। इसको आपको वहां नोट करते हुए एक प्रॉपर टेबल तैयार कर लेनी है। यानी कि एक तरफ आप स्टेट ऑफ नेचर लिखोगे, मान लीजिए स्टेट ऑफ नेचर है N1 N2 N3 और कोर्सेज ऑफ एक्शन आपके पास 4 S1 S2 S3 S4, ये 4 स्ट्रेटजी हो गई। अब हर कोर्स ऑफ एक्शन और हर पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नेचर के रेफरेंस में एक पे ऑफ की वैल्यू निकल कर आएगी। यानी कि उसका रिजल्ट क्या होगा? यानी कि अगर मैं N1 स्टेट में S1 स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करता हूं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? N1 स्टेट में S2 स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करके करता हूं तो एक पे ऑफ उसका निकल कर आएगा। इस तरह से हर किसी के रिगार्डिंग एक पे ऑफ की वैल्यू कैलकुलेट होगी। इसको आपको प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर देना है और एक टेबल आपको इस तरह से मिल जाएगी। अब क्या करना है? इसके बाद आपको अगले स्टेप को फोकस करना है। अप्लाई एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल डिसीजन थ्योरी मॉडल टू सेलेक्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपको देखना है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में है, वेदर इट इज अंडर रिस्क, वेदर इट इज अंडर अनसर्टेनिटी, और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के मेथड्स प्रोवाइडेड है। और जो पर्टिकुलर एनवायरमेंटल सिचुएशन आप फेस कर रहे हो उसको ध्यान में रखते हुए उसी प्रॉपर मैथमेटिकल डिसीजन थ्योरी को अप्लाई करते हुए आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रेफरेंस में बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो और इस तरह से आपकी दी हुई प्रॉब्लम प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाती है। ओके, सो दीज ऑल आर द स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एनवायरमेंट। कितने टाइप के होते हैं डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट? तो यहाँ पर हम 3 डिफरेंट टाइप के डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क और तीसरा होता है डिसीजन मेकिंग अंडर इग्नोरेंस। कम टू द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या है? यू आर हैविंग द 100% इंफॉर्मेशन, यानी कि कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी डिसीजन चॉइस और ऑल्टरनेटिव। जो भी ऑल्टरनेटिव या कोर्सेज ऑफ एक्शंस आपने सेलेक्ट किए हैं या जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है उनके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सिक्वेंसेज अवेलेबल हैं उनके रिगार्डिंग आपके पास कंप्लीट नॉलेज अगर अवेलेबल है तो हम क्या कहेंगे? इसको डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। तो यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको लार्जेस्ट रिटर्न या लार्जेस्ट पे ऑफ प्रोवाइड कर रहा हो। इसी वजह से इसको हम डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी का नाम देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और 3 बैंक्स हैं X, Y और Z। X आपको 8% दे रहा है इंटरेस्ट रेट, Y आपको 7.5% दे रहा है
और जेड आपको 8.25% इंटरेस्ट दे रहा है, तो ऑब्वियस है आप बैंक जेड को सेलेक्ट करोगे और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि उसमें आपको एफडी पर इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो हम इस टाइप की सिचुएशन को बोलेंगे डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। क्लियर हो गया? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका? दैट इज द डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। रिस्क का क्या मतलब होता है? इन सच अ पर्टिकुलर केस द डिसीजन मेकर हैज लेस देन द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी डिसीजन चॉइस। जो भी डिसीजन चॉइस उसके पास अवेलेबल है, उसके पास कंप्लीट नॉलेज से कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। कंप्लीट नॉलेज अवेलेबल नहीं होती है अंडर रिस्क की सिचुएशन में, बल्कि कंप्लीट नॉलेज से कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इन रिगार्ड ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी डिसीजन चॉइस। तो आपने डिफरेंट टाइप के ऑल्टरनेटिव्स को डिफाइन कर रखा है और इनके रिगार्डिंग में जो कॉन्सिक्वेंस आपको पता है उनकी आपको कंप्लीट नॉलेज ना होकर उससे कम नॉलेज अवेलेबल होती है। यानी कि अब यहां पर स्टेट ऑफ नेचर अराइज हो जाते हैं। सर्टेनिटी में कोई भी स्टेट ऑफ नेचर नहीं होता है, लेकिन रिस्क में स्टेट ऑफ नेचर अराइज हो जाते हैं और एक से ज्यादा स्टेट ऑफ नेचर अवेलेबल होते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम प्रोबेबिलिटी को फोकस करते हुए एजम्पशंस को क्रिएट करते हैं, जिनके साथ में या जिस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी के साथ में वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नेचर अकर हो सकती है। तो हर स्टेट ऑफ नेचर के रिगार्डिंग एक प्रोबेबिलिटी को एज्यूम करते हुए हम स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करते हैं और फिर उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। फिर इसके रिगार्डिंग हम दो मेथड्स रहते हैं हमारे, एक तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू मेथड और एक एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस मेथड। यानी कि अगर प्रॉफिट वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है तो हम ईएमवी मेथड का यूज करते हैं, और अगर लूजिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है तो हम ईओएल मॉडल का यूज करते हैं। ईएमवी में जिस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव के रिगार्डिंग पे ऑफ वैल्यू, जो टोटल पे ऑफ वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, उसको हम एज अ फाइनल ऑल्टरनेटिव या एज अ फाइनल सॉल्यूशन सेलेक्ट करते हैं। और जिस ईओएल के केस में अगर जिसकी वैल्यू मिनिमम होती है, क्योंकि कॉस्ट है तो जो मिनिमम होगी तो वो क्या डिफाइन करेगी, वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को डिफाइन करती है एज अ सॉल्यूशन। नाउ वी कम टू द लास्ट वन एंड दिस इज द डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होगा? The possible state of nature is not known, but the decision maker is unable to specify the probabilities with which the various state of nature will occur. हमें डिफरेंट टाइप की स्टेट ऑफ नेचर तो पता होती हैं, लेकिन किस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी के साथ में ये वेरियस स्टेट ऑफ नेचर अकर होंगी वो प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता होती है, डिसीजन मेकर को नहीं पता होती है। तो इस सिचुएशन को हम डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि आपको पॉसिबल स्टेट ऑफ नेचर तो पता है, लेकिन किस प्रोबेबिलिटी के साथ में ये अकर होंगी ये आपको नहीं पता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो यहां जो डिसीजंस होंगे जो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में फॉलो किए जाएंगे, तो यहां आपके पास डिसीजन अंडर रिस्क के कंपैरिजन में और कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में तो फिर भी आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको स्टेट ऑफ नेचर भी पता है और किस प्रोबेबिलिटी के साथ वो अकर होंगे इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अनसर्टेनिटी में आपको स्टेट ऑफ नेचर पता होती है, वो किस प्रोबेबिलिटी से अकर होंगे ये आपको नहीं पता होता है। तो इस तरीके से कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी में इन कंपैरिजन टू डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। Okay, so these all are the 3 types of decision making environment. Thank you.